Namaskar. I welcome Member Health Niti Aayog, Secretary from the Ministry of Health, Secretary DBT, DG ICMR and Joint Secretary from the Ministry of Health. तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा सेक्रेटरी हेल्थ से कि अपना प्रेजेंटेशन जो है मीडिया के लिए दें। नमस्कार, हम आपको आज कोविड की स्थिति, उसके साथ साथ वैक्सीनेशन की तैयारी, इसके बारे में एक बर्ड्स आई व्यू, विहंगम दृष्टि प्रदान करेंगे। इस सप्ताह की जो मुख्य हाइलाइट्स हैं वो ये हैं कि जो एक्टिव केसेस हैं वो 6 महीने के बाद 2.5 लाख से कम हो गए हैं और लगातार घटते जा रहे हैं। डेली नंबर ऑफ डेथ्स 300 से कम पिछले 11 दिनों से लगातार हैं। क्यूमुलेटिव पॉजिटिविटी रेट जो है वो 6% से कम हो गया है, 5.87 है। और अगर आप पिछले सप्ताह का पॉजिटिविटी रेट देखें तो वो 1.97 है। ये स्थिति है कि कैसे डेली पॉजिटिविटी रेट घट रहा है और लगातार 3% से नीचे बना हुआ है 23 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक। ये भी दिखाता है कि इन्फेक्शन किस दिशा में प्रोग्रेस कर रहा है। यदि आप हर सप्ताह के पिछले 5 सप्ताहों में हर सप्ताह होने वाले एवरेज रिकवरीज़ और एवरेज नए केसेस को देखें तो एवरेज रिकवरीज़ की संख्या नए केसेस से ज़्यादा रही है, जिसकी वजह से जो कुल एक्टिव केसेस हैं उनका नंबर लगातार घट रहा है। ये हम दिखा रहे हैं कि कैसे दिनों दिन continuous decline in active cases which are now below 2,50,000, how this has happened. In mid-September, active cases were more than 10 lakhs, and from mid-September to 2nd of January, we have come to a scenario where these cases have declined to less than 2.5 lakhs. एक जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो हम पहली बार आपसे शेयर कर रहे हैं, हालांकि इसको हम लगातार मॉनिटर करते थे, वो ये है कि हालांकि हमारे पास 2.5 लाख से कम एक्टिव केसेस हैं, 2.32 lakhs टू बी प्रिसाइज, इनमें से केवल 44% मामले ऐसे हैं जो अस्पतालों में हैं, यानी जो मॉडरेट या सीवियर सिम्टम से ग्रसित हैं, and that is why they need regular medical care. But 56% cases are those which are very mild or asymptomatic cases and are in home isolation. This indicates that the overall burden on the healthcare structure, health delivery structure in the country has declined appreciably on account of COVID. तो ये हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे आज। अब विश्व के साथ अगर तुलना करें तो केसेस पर मिलियन ऑफ पॉपुलेशन अभी भी वी आर अमंग्स द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। 7,504 केस पर मिलियन हमारे यहाँ हैं और अनेक देश ऐसे हैं जहाँ 22,000, 35,000, 40,000, 60,000 से भी ज़्यादा पर मिलियन पॉपुलेशन के केसेस हैं। डेथ पर मिलियन पॉपुलेशन देखें तो भारत में 108 डेथ पर मिलियन और अन्य देशों में 1200 तक डेथ पर मिलियन पॉपुलेशन है। एक्टिव केसेस जिनका मैंने अभी जिक्र किया, एक्टिव केसेस पर मिलियन ऑफ पॉपुलेशन हमारे यहाँ 167 हैं, यूएसए में 24,000 से ज़्यादा हैं, इटली में 9,000 से ज़्यादा हैं। न्यू केसेस पर मिलियन ऑफ पॉपुलेशन इन द लास्ट 7 days, ये एक ऐसा पैमाना है जो हमें बताता है कि पिछले सप्ताह देश में और विश्व में जो इन्फेक्शन है वो किस तरफ जा रहा है, किन देशों में ज़्यादा केस हो रहे हैं इन द रीसेंट पास्ट। तो भारत में 96 न्यू केसेस पर मिलियन पॉपुलेशन इन द लास्ट 7 days, एंड देर आर कंट्रीज लाइक यूके एंड यूएसए वेयर इट इज़ मोर देन 5,000 एंड मोर देन 4,000 न्यू केसेस पर मिलियन ऑफ पॉपुलेशन। Something similar is happening with COVID-related deaths. In India, in the last 7 days, it is 1 death per million, whereas in other countries, it is more than 50
और 60 डेथ्स पर मिलियन इन द लास्ट 7 days। अब मैं आपको कुछ वैक्सीनेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। ये जो आप पहला रूट देख रहे हैं, ये वो गतिविधियां हैं, दीज आर दोज एक्टिविटीज़ विच वर बीइंग डिजिटली मॉनिटर्ड विद इन द कंट्री अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। जब भी कोई इम्यूनाइजेशन होता है तो वो कैसे आगे बढ़ता है, तो सबसे पहले वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जो वैक्सीन का उत्पादन करते हैं। फिर ये वैक्सीन मैन्युफैक्चरर एयर ट्रांसपोर्ट का सहायता लेकर प्राइमरी वैक्सीन स्टोर जो भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा चलाए जाते हैं, संचालित किए जाते हैं, जिनको GMSD डिपोज कहते हैं। ऐसे 4 बड़े डिपो हैं, एक करनाल में है, एक मुंबई में है, एक चेन्नई में है और एक कोलकाता में है। तो इन 4 बड़े डिपोज पर वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एयर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से वैक्सीन सप्लाई करते हैं। वहाँ से 2 रास्ते हैं, एक है कि रेफ्रिजरेटेड या इंसुलेटेड वैन्स के माध्यम से स्टेट वैक्सीन स्टोर्स में वैक्सीन पहुँचे। स्टेट वैक्सीन स्टोर कुल 37 हैं। देयर आर 37 स्टेट वैक्सीन स्टोर्स इन द कंट्री। देश में कुल 37 ऐसे स्टोर हैं, तो 37 और 4 GMSD यानी 41 ऐसे कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं जहां बल्क वैक्सीन पहुंचती है वैक्सीन मैन्युफैक्चरर के यहाँ से। जब एक बार ये वैक्सीन पहुंच जाती है GMSD के डिपोज में, जो मैंने आपको बताया 4 हैं, या स्टेट वैक्सीन स्टोर्स में जो मैंने आपको बताया कि 37 हैं, तो फिर इसको आगे पहुंचाने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की और UT एडमिनिस्ट्रेशन की होती है। और वो इसको कहाँ पहुँचाते हैं? वो डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोर में पहुँचाते हैं, विच इज़ ऑल्सो अ टेम्परेचर कंट्रोल्ड फैसिलिटी थ्रू रेफ्रिजरेटेड एंड इंसुलेटेड वैन्स। वहाँ से इनको प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में पहुँचाया जाता है, अगेन थ्रू रेफ्रिजरेटेड वैन्स। तो ये जो हिस्सा है इस पूरे प्रक्रिया का, इस पूरे प्रोसेस का, ये हमेशा से या पिछले लगभग 1 दशक से कुछ अधिक समय से हम डिजिटली मॉनिटर कर रहे थे। इसकी भी जानकारी बहुत सारे लोगों को नहीं है। जब पहली बार कोविड वैक्सीनेशन की बात हुई और लोगों ने ड्यू डिलिजेंस करना शुरू किया, मीडिया के मित्रों ने, तो वो जाने कि ऐसी भी कोई व्यवस्था हमारे देश में है। और इस तरह की व्यवस्था अनेक देशों में या लगभग किसी भी देश में मेरी जानकारी में तो नहीं है, जो रियल टाइम पर न केवल कितनी वैक्सीन कहाँ रखी गई, कैसे स्टोर की गई, और जहाँ भी रखी गई वहाँ क्या तापमान है। देयर आर टेम्परेचर ट्रैकर्स established in each GMSD, each state vaccine store, each district vaccine store, and these temperature trackers on a real-time basis upload information about the temperature inside the facility onto a central server. So sitting in Delhi or sitting in Lucknow or sitting in Trivandrum, the program manager can know which center has seen a dip, sudden dip in temperature or a sudden hike in temperature, so that corrective steps can be taken. तो ये जो पहला वाला बेंड इस रास्ते का हमने आपको दिखाया, ये ऑलरेडी डिजिटली ट्रैक हो रहा था। अब हमने इसमें जो नई चीज़ें जोड़ी हैं कोविड वैक्सीनेशन के उद्देश्य से, वो हम आपको बताते हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर से वैक्सीन को जब परिवहन किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो वैक्सीन कैरियर्स के माध्यम से होती है। इसको पैसिव इक्विपमेंट का नाम भी दिया जाता है तकनीकी भाषा में। वाई पैसिव? बिकॉज एवरीथिंग शोन बाय ब्लू आर एक्टिव कोल्ड चेन इक्विपमेंट्स। व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से एक्टिव? इट मीन्स कि ये ऐसे इक्विपमेंट हैं जो या तो बिजली पर चल रहे हैं या सोलर पावर पर चल रहे हैं। यानी इनमें जो वॉक इन कूलर्स हैं, वॉक इन रेफ्रिजरेटर्स हैं, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर्स हैं, दे ऑल वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी और ऑन सोलर पावर। लेकिन जब आप ये जो हमने आपको दूसरे रंग से येलोइश कलर से दिखाया है, ये वो इक्विपमेंट हैं या वो प्रोसेस हैं जो पैसिव इक्विपमेंट पर आधारित हैं। यानी आइस बॉक्सेस, वैक्सीन कैरियर्स,
इन पे भी टेम्परेचर मापने के यंत्र लगे रहते हैं, ताकि जो भी वैक्सीन ले जा रहा है पैसिव इक्विपमेंट में या ले जा रही हैं, वो ये जाने कि क्या टेम्परेचर वही मेंटेन हो रहा है जो कि किया जाना चाहिए। तो अब ये सब सेंटर पर वैक्सीन आ जाती है, जो कि पहले 2 समूहों के लिए, यानी हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए और अदर फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए ये सेशन साइट होंगे, यानी सब सेंटर पर और इससे ऊपर की व्यवस्थाओं पर, यानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर या प्राइवेट हॉस्पिटल पर वैक्सीनेशन की कार्रवाई की जाएगी। सबसे नीचे जो हायरार्की में है वो है सब सेंटर। तो ये सब सेंटर पर वैक्सीन पहुंच गई। बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता हेल्थ वर्कर्स और अदर फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए नहीं होगी, क्योंकि इनका डाटाबेस जो है वो बल्क डाटाबेस है एंड हैज़ बीन पॉपुलेटेड ऑन टू द कोविन वैक्सीन डिलीवरी मैनेजमेंट सिस्टम in a bulk manner. So our doctors, our nurses, our medical workers need not self-register themselves on the CoWIN platform. Their data has already been pre-populated. Similarly, our frontline workers, which means people in the armed forces, in state police, in central police, in municipal workers, they also need not self-register themselves, because their bulk data is also getting pre-populated. When we would come to the population priority groups, there the provision of registration or editing of data would come. Then the system electronically allows session allocation. This is, as a district magistrate, I can then allocate कि मेरे ज़िले में इन स्थानों पर वैक्सीनेशन की कार्रवाई इन तारीखों को होगी। एक वैक्सीनेशन सेशन में 100 लोग आएंगे या 200 लोग आएंगे, एज द केस में बी। तो सेशन एलोकेशन की जो पूरी प्रक्रिया है वो भी डिजिटली होगी। बेनिफिशियरी को वैक्सीनेशन हुआ, ये भी डिजिटली कैप्चर किया जाएगा और उसको अगला डोज लेने के लिए कब आना है ये इन्फॉर्मेशन भी उसको डिजिटली दी जाएगी। बेनिफिशियरी को एक्नॉलेजमेंट जाएगा कि धन्यवाद, आज आप यहाँ उपस्थित हुए और आपने फलाने वैक्सीनेटर से फलाने साइट पर पहला डोज वैक्सीनेशन का ले लिया। फिर उसमें प्रावधान है कि यूनिक हेल्थ आईडी भी जनरेट की जा सकती है। आप लोगों को जानकारी होगी कि केंद्र सरकार ने एक नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के नाम से एक बहुत ही महत्वाकांक्षी इंटरवेंशन प्रारंभ की है, जो कि पायलट के रूप में 6 यूनियन टेरिटरीज़ में प्रारंभ की गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को इसकी घोषणा की थी। इवेंचुअली इसको पूरे देश में यूनिवर्सलाइज करने की योजना है। तो वो पूरा सिस्टम जो है वो एक यूनिक हेल्थ आईडी के आधार पर काम करता है। तो कोविन सिस्टम आपको ये परमिशन देगा, ये प्रावधान उसमें किया गया है कि आप यूनिक हेल्थ आईडी भी क्रिएट कर सकें। और जब दोनों डोजेज मिल जाएंगी तो एक क्यूआर कोड आधारित सर्टिफिकेट जनरेट होगा, जो डिजिटल सर्टिफिकेट है। उसको आप चाहें तो अपने मोबाइल पर रखें, चाहें तो जो हमारा क्लाउड बेस्ड डिजी लॉकर है उसमें रखें। ये सुविधा भी फ्री है। डिजी लॉकर इज़ अ फ्री फैसिलिटी क्रिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके अलावा वैक्सीन के उपरांत यदि कोई एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन AEFI होता है तो उसकी भी रियल टाइम पर रिपोर्टिंग हो जाए, ये भी प्रावधान कोविन वैक्सीन डिलीवरी मैनेजमेंट सिस्टम जो डिजिटल सिस्टम है में किया गया है। अब हम आपको इसके मुख्य फीचर्स बताते हैं। कोविन हमने बनाया भारत में है, लेकिन ये विश्व के लिए है, ये एक पब्लिक हेल्थ गुड है। तो जो देश भी इसको इस्तेमाल करना चाहेंगे, भारत सरकार प्रोएक्टिवली उनकी मदद करेगी इसके उपयोग में।
जैसा मैंने आपको बताया, इसमें सेशन एलोकेशन हो सकता है, आधार ऑथेंटिकेशन हो सकता है, और इसमें यूनिक हेल्थ आईडी का क्रिएशन हो सकता है, AEFI की रिपोर्टिंग हो सकती है। 12 भाषाओं में ये आपके फ़ोन पर SMS भेजने की सुविधा रखता है। QR कोड आधारित वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ये जनरेट करेगा और आपको भेजेगा यदि आपने दोनों डोजेज़ लगवा ली हों। डिजी लॉकर में आप अपना डिजिटल सर्टिफिकेट रख सकें वैक्सीनेशन का, उसकी सुविधा है। उसके लिए इसका इंटीग्रेशन, यानी डिजी लॉकर एक अलग सुविधा है और कोविन एक अलग सुविधा है, तो दोनों में एक संपर्क हो, वो हमने इंटीग्रेशन का काम भी किया है। इसके अलावा जो लोग इस व्यवस्था को चलाएंगे, यानी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को चलाएंगे, भारत सरकार में, राज्य सरकारों में, यूनियन टेरिटरीज़ में, उनकी भी समस्याएं हो सकती हैं। टू ट्रबल शूट देयर प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज़, वी वुड हैव अ 24/7 हेल्पलाइन विच विल बी एड्रेसिंग दीज इश्यूज़। इन एडिशन हमने एक चैट बॉट की भी व्यवस्था की है जो वॉइस पैटर्न रिकग्निशन पर काम करेगा। तो अगर आप इस ऐप को, जब भी ये लॉन्च होगा और आप इसे डाउनलोड करेंगे, तो उसमें आप चैट बॉट की सुविधा भी पाएंगे। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की भी इसमें सुविधा है, और ड्राई रन हमने करके देखे हैं कि इसकी जो विभिन्न कंपोनेंट हैं उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो काम कैसे करते हैं और उनमें क्या कोई बाधा अगर आ रही है तो उसको कैसे दूर किया जाए। और राज्य सरकारों की हमने ट्रेनिंग भी की है, जो लोग इसको चलाएंगे IT प्लेटफॉर्म को, ताकि उनको सुविधा हो। अब ये ज़रूरी है कि जो आप वैक्सीनेशन करेंगे, जब भी प्रारंभ करेंगे, तो पहले सारी व्यवस्थाओं की फील्ड टेस्टिंग हो। तो 28 और 29 तारीख को हमने देश के 4 राज्यों में, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में हमने पंजाब लिया था, आंध्रा लिया था, ईस्ट में आसाम और वेस्ट में गुजरात, इनके 7 ज़िलों में हमने इसका एक ड्राई रन किया, जिसमें कि हर ज़िले में 5 सेशन साइट्स और हर साइट में 25 वैक्सीनेशन विदाउट द वैक्सीन ऑब्वियसली ये टेस्ट किए गए। इसमें कोई बड़ा इशू नहीं सामने आया। कुछ माइनर इशू कोविन की वर्किंग से रिलेटेड राज्यों ने बताए थे, उन सबको हमने एड्रेस किया है। राज्यों ने हमारे साथ ये जानकारी भी साझा की कि जो ऑपरेशनल गाइडलाइंस हमने निकाले हैं उनको वो समझ पा रहे हैं और उनको फील्ड में इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। इसके रोल आउट से संतुष्ट होकर फिर हमने बड़े पैमाने पर 2 जनवरी को एक ड्राई रन किया, लार्ज स्केल ड्राई रन। उसमें 4 उद्देश्य थे कि ऑपरेशनल फीजिबिलिटी हम कोविन की देखें, उसको फील्ड में टेस्ट करें बड़े पैमाने पर, और लिंकेजेस जो प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन और रिपोर्टिंग के बीच की हैं, क्या वो काम करती हैं या उनमें कुछ कठिनाई आ रही है, क्या चैलेंजेस हैं और एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन से पहले उन चैलेंजेस को कैसे एड्रेस किया जाए, और किस प्रकार से जिन लोगों को ये कार्यक्रम फील्ड में करना है, PHC पर, CHC पर, जिला अस्पतालों पर, उनमें ये आत्मविश्वास पैदा हो, प्रोवाइडिंग कॉन्फिडेंस टू प्रोग्राम मैनेजर्स दैट दे कैन एक्चुअली डू इट। ये 4 उद्देश्य थे। हमने 286 सेशन साइट्स इसमें 125 ज़िलों में तैयार की और उसमें ये पूरी प्रक्रिया फिर से की गई। फिज़िकल वेरिफिकेशन हुआ सब साइट्स का कि वहाँ पर्याप्त सुविधा कमरों के रूप में, या जो इंतज़ार करना है वैक्सीनेशन के बाद 30 मिनट तक, वो सारी सुविधाएं बिजली की, इंटरनेट कनेक्टिविटी की, सेफ्टी की उपलब्ध हैं कि नहीं हैं। वैक्सीनेशन की टीम, हर टीम में 5 आदमी होंगे वैक्सीनेटर को सम्मिलित करते हुए, इंक्लूडिंग द वैक्सीनेटर देयर वुड बी 5 पीपल इन द वैक्सीनेशन टीम फॉर ईच साइट। उनको आइडेंटिफाई किया गया, उनको ट्रेन किया गया, सारे जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स और प्रोटोकॉल्स हैं उनका ऑपरेशनलाइजेशन देखा गया, और ये भी देखा गया कि जहाँ भी हम इस प्रकार का टीकाकरण करें वहाँ इन्फेक्शन ना फैले। इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, इस पर भी ध्यान हुआ। तो ये हमें ये बताता है कि हम इस स्थिति में हैं कि जिस भी दिन हम चाहेंगे EUA के 10 दिन के भीतर हम उसको, EUA का अर्थ है इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन, ये बोलचाल की भाषा में शब्द
प्रयुक्त होता है। हमारे मीडिया के मित्र इसी शब्द का उपयोग करते हैं। हमारे कानून में एक्सेलरेटेड अप्रूवल फ्रेज़ का इस्तेमाल किया गया है। तो जिस भी दिन हुआ, जैसे अब आप जानते हैं कि किस दिन हुआ, उस दिन से 10 दिन के भीतर में ये रोल आउट होने की पूरी तैयारी है। धन्यवाद। धन्यवाद सर. Now I invite DG ICMR for the presentation, please. First of all, I'd like to congratulate everyone that all of you and India, that we have 2 vaccines which are now going to be available. And as the Honorable Health Secretary has said, that this will happen very soon. So just a few general points before I talk about what is available for these vaccines. The safety, immunogenicity, and efficacy data are required for approval of a vaccine in a non-emergency situation. This is for a non-emergency: safety, efficacy, and immunogenicity. Existing pandemic situation with high mortality, available science, and a lack of definitive treatments are considered by SEC for accelerated approval, as the Health Secretary has said. That is in our legal provision. In a pandemic situation, restricted use is considered based on safety and immunogenicity data, while phase 3 is still ongoing. Immunogenicity data generated through phase 2 clinical trial serves as a surrogate for efficacy. And the clinical trial rule 2019, the CTR, provides for considering phase 2 results to guide approval. Now, the subject expert committee guides the DCGI in the process of decision making for restricted use under emergency situation. So now we have these 2 vaccines, Covishield and Covaxin. Next, please. One is an inactivated whole virus, and the second is a recombinant vector vaccine expressing spike protein. The inventors are Bharat Biotech and Indian Council of Medical Research and the Jenner Institute at Oxford University for that. And the licensing rights are Bharat Biotech and AstraZeneca and Serum. Next, please. So now 1 or 2 slides about Covishield and 1 or 2 slides about Covaxin. So in Covishield, we have the UK studies, which are the animal studies, which have showed that pneumonia is prevented in monkeys, and they have elicited good immune response in mice. In the clinical trials, 1,077 participants of phase 1 and 2 showed acceptable safety profile, and homologous boosting increased antibody responses. And the phase 2 or 3 in prime boost regimen in 560 participants shows that it was better tolerated in older adults than in younger, and has similar immunogenicity across all age groups, and this was published in the Lancet. The phase 3 in 11,636 participants showed an efficacy of from 62% to 70.4% and then 90%, and this has just been published early last month on online only. Next, please. What is available for Covishield in India in terms of the Indian study? In terms of the Indian study, there were 1,600 participants. They have all been recruited. Their immunogenicity data is being generated. More than half is available. Age group was more than 18. And Covishield is safe and immunogenic. And the data showed that it is non-inferior to the UK product. So this is an important point which led to the approval. Next, please. In terms of Covaxin, we have the Indian studies on animals, which on rats, mice, rabbits, hamsters, and monkeys, showing excellent safety, immunogenicity, and robust viral clearance in both in the upper respiratory tract and the lower respiratory tract in large animals. And the phase 1 and phase 2 clinical trials on 375 and 380 participants, age 18 to 55 and age 12 to 65, showed very low adverse events, neutralizing antibody responses equivalent to human serum, strong antibody responses to all structural proteins, which include the spike, the RBD, and the N protein, CD4 T cell response, CD45 RO T cell memory response up to 3 months after vaccination, and Th1 biased cytokine response, which is very important as well. And the phase 3 clinical trial is 25,800 participants, 24,000 have been enrolled, and there are no safety concerns. They have been given their first dose, and more than 5,000 have been given the second dose, and restricted use has been given in clinical trial mode for this, which means, what does this?
restricted use in clinical trial mode means that they have to give a consent and there has to be a regular follow-up of these patients, participants, sorry. Now, these are the publications of this Covaxin. The animal studies have been published in Nature Communications and iScience, which is a cell journal, and it also was placed in the preprint of BioRev. The phase 1 trial has been published on Lancet Infectious Diseases, appearing in press on the 8th of January, and the phase 2 paper is under review, and they also have the protocol of the phase 3, which is also under review by the British Medical Journal. Over and above that, there is another important publication in the Indian Journal of Medical Research, which has compared the large animal data in all the vaccine products and has shown the efficacy of this as well. The last slide that I would like to show is that what has been, next please, sir. The new drugs and clinical trial rules, which are pre-COVID. This was 19th March and 2019. Page 186 to 187 clearly says that if the remarkable efficacy is observed with a defined dose in phase 2 clinical trial of investigational new drug for unmet medical needs of serious life-threatening diseases in the country, it may be considered for grant of marketing approval by Central Licensing Authority based on phase 2 clinical trial data. So I thought these would be important data about these two vaccines. So I think it's a great day for India that we have these two vaccines now available, not only for the Indian people, but it is a ray of hope for the people in the low and middle income countries. And I'll stop there. Thank you. Thank you very much, sir. Now I will request Secretary DBT for the presentation, please. Thank you very much. And taking on further, as you all know that in India, we are in a unique situation where while 2 vaccines have been given approval, we have a large number of other platforms which are under stages of development. And as has been said, the immunogenicity and the safety, which is studied in the phase 1 and the phase 2, is an important aspect of the vaccine development as it moves forward. When COVID-19 pandemic began, we obviously did not understand the virus, we did not understand how it was being treated. But as we have moved on, one thing which has come out very clearly is that there has been a global collaboration in this, and there have been a large number of global trials. The data which has come to us, the science which has been generated out of this global collaboration and global data has, over these last few months, given us, and even the interim results data which has come, has given us an understanding that the T-cell response and the B-cell response, which we do through the immunoassay studies, is very important and critical for us to be able to understand what is going to be the immunogenicity of this particular vaccine as it moves on. These 2 vaccines which they have been spoken about right now, we have had the robust immunoassay which have been studied within the laboratories. And we also have a globally recognized immunoassay laboratory which has sets of immunoassays which actually runs all these vaccines through it. So anything that comes out of this immunoassay lab gives you the confidence that it has gone through this robust assay system, which gives you the immunogenicity and the safety data as we move forward. We have, next slide please. We have a number of vaccines now which are in the human clinical trial stages, and we all know that the DNA vaccine candidate of Zydus Cadila has also received the approval now to get into the phase 3 of the clinical trials. This is a plasmid DNA vaccine platform, and this uses the non-replicating and the non-integrating plasmid, which carries the gene of interest, and that is the S gene that it carries. Interesting, it works at the 2 to 8 degrees. In fact, all our vaccines that we are looking at are right now targeting the 2 to 8 degrees, because वही एक platform है जिसके basis पे हमारा जो logistics है पूरा workout हुआ है, and we are working on that. As we said, it has just received the permission for phase 3. Next, please.
The second major candidate that we are looking at is the biological E candidate, which is a protein subunit vaccine. ये एक classical vaccine technology है recombinant protein subunit की, and in this जो RBD protein है वो इसमें इस expression system इसका yeast है. And in this again, it is at 2 to 8 degrees. It has completed the animal challenge studies and the toxicity studies. It is currently going through the phase 1 and the phase 2 trials. And we are hoping that this should get completed early in the next 1 or 2 months as we move forward. Next. इंडिया में हम पहले भी आप लोग को ये बता चुके हैं कि हमारा पहला जो mRNA वैक्सीन है उसको जो फेज़ 1 स्टडीज़ के लिए अप्रूवल मिल चुकी है. और इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि ये वैक्सीन 2 to 8 डिग्रीज़ पे तैयार किया जा रहा है. Unlike the Pfizer and the Moderna, which is requires these minus 70 degrees change, this is basically at the 2 to 8 degrees. So this is going to be a novel model that we bring forward, and this has completed the non-human primate studies, and now the phase 1 study has been identified. This is a self-replicating mRNA vaccine. Next, please. We also have partnered with the Russian vaccine, the Sputnik 5 that you know of, and the Reddy's laboratory now is in partnership with the Camellia Institute, and that technology is now being taken ahead. They have started their phase 2/3 trials in the country. They have completed the first part of the phase 2 trial, which is on 100 subjects, and they are now looking at interim data, which is to be analyzed. They also have large global trials like the AstraZeneca, in which that data is also now being looked at. Here again, what they are targeting for India is to try and see how it could be at 2 to 8 degrees. So again, this is going to be very important for us to see कि ये वाला जो adenovirus vector के ऊपर based है, जिसकी global trials already different countries में रशिया कर चुका है, उसको इंडिया में जो वो कर रहे हैं, they are looking at it with a 2 to 8 degrees, and that is being currently developed. Next, please. I would like to now briefly come directly to जो अभी आजकल हम ये UK वेरिएंट की बात कर रहे हैं, और इसमें जो म्यूटेशंस की बात है, एक मेजर important aspect is this, that any of the vaccines that we are developing, they're all aiming to generate neutralizing antibodies, and these neutralizing antibodies are targeting the receptor binding domain, which is on the virus spike. So the spike protein, which actually then is the one which is the attaching point, which then causes the infection. Now what has been seen is, as we have looked, and these are all the platforms, so any of the platforms you see, that is basically the mechanism of action in which the neutralizing antibody gets done, and it targets the RBD domain on the virus spike. Next, please. Recently, as we all know, the UK SARS-CoV-2 variant which was identified, and the data which has come in is there is infectivity, but there's no scientific data yet to show us that. It has 17 mutations. In fact, if you look at the last point, this is just in the paper that came out, the report that came out just yesterday. They have renamed it, and now they say that there are about 23 mutations to it, with additional 6 synonym mutations. But if you look at it, there are 8 mutations in the RBD spike protein. And here, what we are trying to see is that how would the vaccines impact it? We are seeing vaccines produce antibodies against many regions. So it's unlikely that small changes would impact the effectiveness of the vaccine as it moves forward. But what are we doing to try and see how we handle a situation if it comes into that? The next slide, please. This, of course, I'm just giving you a computer modeling study which has been done to say that the spike proteins in the new UK variant, where is it really, where are the mutations? And these are indicated in red to my left. If you see, those are the mutant points which they're indicating. But when they've done the computer modeling study, and this is the data which has come out from the UK studies on their large consortium, they don't substantially affect the antibody accessibility as assessed by the computer modeling. So keeping this data behind us, in the last slide I would like to tell you what is it that we are doing in preparation.
As was informed a couple of days back, as soon as this UK variant information came, we have launched within the country the Indian SARS-CoV Genome Consortium, Genome Sequencing Consortium. The Ministry of Health, the Department of Biotechnology, the ICMR, and the Council of Scientific and Industrial Research have come together. 10 laboratories have been identified where this genome sequencing work is being done. And the effort is that, of course, the travelers over the last 1 month who have come back, and all that data has already been shared with you, what is going to be the strategy, how it's being mapped. We are also now trying to see that once we get this data, and this has already begun, in fact, as today we speak, the number is 71. That is the number which has been reported today for the UK variants, which have been identified across all these different laboratories. But I think it is also important for us to see that once we are getting this, it's not just this particular variant which is coming from the UK travelers. It is important for us as we move forward to do a continuous genome sequencing of the samples of our positive samples, and that is what has been already positioned within this consortium. We are targeting looking at the 5% of the positive samples as we move forward. It will also, this consortium will also focus if there are certain sudden events that are known, if there are clusters where you see high levels of infection, those samples will also be taken up for sequencing. We are also making an effort now to study what is going to be the impact of this, of these vaccines and the diagnostics as well on this UK variant. So the virus, already the laboratory 2 viral repository centers are notified, the NIV Pune and the Regional Center for Biotechnology at Faridabad. Virus is being isolated and cultured. Assays are being developed so that these vaccines can then be run through these assays to know how are they behaving. It is also proposed that we would incorporate these mutations into the VLP, the virus-like particle models, and compare these changes in the immunogenicity, if there are any, in the animal model. Plus, it is also now planned in the science and the research group to synthesize that spike gene with mutations, investigate these changes through these cryo-EM structures so that we understand the whole structure of this mutation and see what impact it will have moving ahead. So this is really our preparedness to see how we would want to bring in these new technologies to help us to be prepared proactively if there is any other variant that is either noticed within our sampling strategy, or if we get to know about any variant coming up from any other country. We've heard about the UK. There is also news about South Africa now. So it will help us to prepare for this. So this is what we would like to present to you in terms of the science that is happening around this. Thank you so much. Thank you very much, ma'am. Now I invite Member Health, Niti Aayog, sir. धन्यवाद। 2021 में ये हमारा पहला इंटरेक्शन है और ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो इमर्ज हो रहा है, उम्मीद दिलाता है, सेटिस्फैक्शन दिलाता है। सबसे पहले हमारी पेंडेमिक की सिचुएशन, महामारी की सिचुएशन is consistently improving. Indicators in terms of active cases are declining, new cases are declining, deaths have stabilized and declining, they are close to 200. So there is a good news on that front, and let's hope this trend will continue and it will be further accelerated. Secondly, in terms of the UK mutant issue, so far we are holding. This mutation has entered this country for sure. We are picking up these variants. 71 have been isolated, which shows our capacity to mount that kind of a scientific investigation. But at the same time, right now, we have not seen any emergence of any untoward cluster as of now. So reassuring, so far so good. Thirdly, above all, on the vaccine front, there are fascinating developments, positive developments, developments that make us feel very proud. And I think one
Information that has got less attention is what Dr. Renu Swarup pointed out, that our fourth vaccine has now moved into phase 3 trial. And that is again India vaccine, as you know, on a very difficult and a new and a novel platform, the DNA platform. I think that's one news that you should all celebrate and kindly bring to the attention the innovation and the scientific capacity of India. And thank you, ma'am, for highlighting that development. Then, of course, on the 2 vaccines that have been granted restricted use under emergency situation by the DCGI, Dr. Bhargav has explained us the rationale behind it, the scientific rationale behind it. And I would like to emphasize and reiterate that in granting this permission and authorization, all scientific and statutory requirements have been met. Have no doubt that scientific criteria has been met and the regulatory norms have been followed. This is a decision based on the judgment of the subject expert committee, which comprises people of different disciplines, very eminent people. They have examined the data and given us this verdict, which has been accepted by the Government of India. Remember what Dr. Bhargav said. He said, these decisions are being made in a context. This is not a regular authorization. No vaccine today in any country has got regular authorization. The world is exercising this option using scientific criteria and scientific thinking and consensus to take decisions in the larger interest of public health and humanity. And therefore, those boundaries are crafted, explained, and within which you operate. In the context of Covaxin, what is also very notable, as you noticed in the presentation made just now, that this is a vaccine which is exciting antibody response to not just S protein, but also additional proteins, namely the nucleocapsid protein and the membrane protein. At least three antigenic on 3 sites. So today all the vaccines are working. Today we are happy that none of the mutations have challenged the existing vaccines, including these two as well as the vaccines that are now in vogue, namely Pfizer and Moderna. However, in the face of potential mutations, ये संभव है कि अगर कोई perturbations आती हैं तो क्योंकि ये whole virion वैक्सीन है और ये मल्टीपल टारगेट्स पे एंटीबॉडी बनाता है, ये ज़्यादा स्टडी होगा, बहुत हद तक स्टडी होगा। और ये थिंकिंग जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी है उन्होंने इसको भी नोटिस किया है। सेकेंडली, in their judgment, they have said that this vaccine is to be used in the clinical trial mode, जिसको कि डॉक्टर भार्गव ने एक्सप्लेन कर दिया है। तो the scientific principles have been followed, scientific rigor has been followed and further emphasized by the wording and the decision that has been given in respect of both the vaccines. So we should be very, very proud today. We are also happy to note that on this achievement of our country, there are congratulatory messages from the World Health Organization Director General, Regional Director of WHO Southeast Asia region, Mr. Bill Gates, Gavi, a partnership for maternal, newborn and child health. The world has acknowledged the developments in this country and have saluted the achievement of our science and industry enterprise. Today we stand here in reverence to the scientists who worked on it, industry that has worked on it, and we have further way forward in enlarging the repertoire of our vaccines and the quantity of the vaccines available to us in the service of nation and the world, as is the commitment of our nation. लेकिन इन सब चीज़ों के बाद ये भी याद रहना चाहिए कि अभी ये लड़ाई जारी है, ये वायरस घूम रहा है,
जहाँ तक आज तक मालूम है बहुत सारी पॉपुलेशन अभी भी ससेप्टेबल है, और इसलिए जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम दवाई की तरफ तो बढ़ रहे हैं, दवाई की उम्मीद, दवाई की लॉन्च अब नज़दीक आती जा रही है, लेकिन हमें याद रहे कि इस सिचुएशन में हमें दवाई भी और कड़ाई भी, इन दोनों चीज़ों को अपनाना होगा। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहाँ की हमें बहुत उम्मीद, खुशी, अचीवमेंट और प्राइड का दिन है बहुत तरह से, उसी के साथ साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी लड़ाई जारी है, और जो हमने कड़ाई से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स को हमने अपनाना है, उसमें कोई ढिलाई नहीं हो सकती। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर सबसे पहले ऑनलाइन क्वेश्चन लेना चाहूँगा। कंट्रीज इन अफ्रीका, लैटिन अमेरिका एंड एशिया are depending on India for the supply of COVID vaccine. But India has banned export of COVID vaccine. Will the government of India change its stance on vaccine exports? Who has asked the question? This is Divya from Economic Times. Okay, so the union government has not banned the export of any one of the COVID vaccines. That is something which should be absolutely clear. When I say union government, it means that there are 3 ministries which can initiate in a hypothetical scenario such an action. Ministry of Health and Family Welfare. So Ministry of Health and Family Welfare has not initiated any action for banning of export of vaccines. Ministry of Commerce, they have also not initiated any action. DPIIT, that is a department within the Ministry of Commerce, they have also not done anything. DGFT, Directorate General of Foreign Trade, they have also not done anything. So therefore, our request to our media friends would be that we should be on guard when such misinformation is sought to be spread. We have also been told of a joint statement which has been issued today, which mentions a lot of other things, but it does mention 2 important elements which I would want to read, which fit in with whatever I have told you. This joint statement has been issued by Serum Institute of India and Bharat Biotech. In this statement, they say vaccines are a global public health good. They also say that we communicate our joint pledge to provide global access for our COVID-19 vaccines. So what does this mean? This means that neither the union government nor the vaccine manufacturers are talking of any ban on exports of vaccine. 31. Namaskar, and congratulations on spoiling the country with having more than one vaccine choice. My question is targeted to 4 secretaries, and 2 of them are public health experts. Having been spoilt of a choice, the public health experts on stage, which of the 2 vaccines would you personally choose to take? One, a Firangi vaccine where choices of their clinical data has been questioned both in US and Europe, or a Swadeshi vaccine which has been made by Bharat with an Indian strain? And this is a question directly, personally, to the health experts on the stage. Which one will you choose? Because the public wants to know which one should I take, Covaxin I think it or is Covishield? You have completed the question. Yeah. I'll take the vaccine which my Ministry of Health will specify for me with great affection, love and gratitude. Thank you. Sir, another online question. देश में वैक्सीनेशन कब शुरू होगा? कितने राज्यों में होगी शुरुआत, या एक साथ पूरे देश में इसकी शुरुआत होगी? तो इसका उत्तर तो हमने अपने प्रेजेंटेशन में दे दिया था, लेकिन पुनः दोहराता हूँ कि हमने ये कहा है कि जिस भी दिन वैक्सीन को ये एक्सेलरेटेड अप्रूवल मिलता है, जो कि 2 तारीख की SEC की बैठक में रिकमेंड किया गया और 3 तारीख को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ने इसकी घोषणा की, उसके 10 दिन के भीतर हमारी तैयारी रोल आउट करने की है। अंतिम निर्णय सरकार द्वारा लिया जाना है। 157. No, you put on this side, sir.
you clarified on this 13th January thing. So basically, you were saying that the final decision is with the government, right, on the rollout date. Rollout of vaccine, the final decision will be with the government, right? Any Because doubt is on with the- that? Right. Okay. So what Sir, is the question? So, no, that is what I wanted to ask again. I think Secondly, sir, clinical trial mode. If you can explain what does this mean, if DGICMR can explain to us, what does clinical trial mode mean to all of us? The manufacturer has been requested by the drug controller to provide the SOPs, to provide the protocol for a clinical trial mode. The clinical trial mode means that everyone will consent for this vaccine. There will be no placebo, and there will be a closer follow-up. Sir, another online question. Why has Pfizer vaccine not been given a licensed approval by the DCGI, as they have also sought for approvals in India? And the part 2 is, will those coming to centers be screened for infection when they come to take their shots? I think these are totally de-linked, sir. I think these are two separate questions. I think second question can be taken by men of science and the lady of science that we have on the dais. But the first question, why Pfizer has not been considered? Pfizer so far has been given 3 opportunities after their application by the subject expert committee of the CDSCO, but they have not appeared before the subject expert committee, and subject expert committee is, to the best of our knowledge, willing to listen to their presentation. 15. डीडी न्यूज से मेरा सवाल है कि जो 50 साल से अधिक उम्र की बात आप करते हैं कि उनको दिया जाएगा जो कोमॉर्बिड है, क्या क्राइटेरिया सरकार ने तय कर लिया है कि कौन कौन सी बीमारी है और कैसे वो अपने आप को अप्लाई करेंगे? क्या कोई सर्टिफिकेट देना होगा, क्या करना होगा? इसके 2 एस्पेक्ट हैं। पहले है कि जो क्या क्राइटेरिया होगा, और दूसरा है कि उसको चिन्हित कैसे करना है। तो क्राइटेरिया का जो बेसिस है वो ये है कि अगर कोविड की बीमारी हो जाए व्यक्ति में और उसके साथ एडिशनल बीमारी है, डायबिटीज़ है, हार्ट की बीमारी है, मान लीजिए किडनी फेलियर है, तो क्या ये दूसरी बीमारी उसके रिस्क को, जानलेवा जो रिस्क है वो बढ़ाता है कि नहीं? Does that comorbidity increase the risk of mortality in an individual who contracts COVID-19? This is the fulcrum. इसको करने के लिए, इसका क्राइटेरिया बनाने के लिए एक कमेटी गठित की गई है और उस कमेटी की रिपोर्ट अब कभी भी आने की उम्मीद है, और वो कमेटी ये भी सजेस्ट करेगी कि इस क्राइटेरिया के बेस के ऊपर जो चिन्हित किया जाएगा कि ये क्राइटेरिया हो, इतनी सेवेरिटी हो, ये पैरामीटर हो, ईसीजी में ये हो, वगैरह वगैरह, जो भी वो बताएंगे उसको लागू कैसे करना है वो भी रिकमेंडेशन वहाँ से आएंगी, और मुझे लगता है अगले 1-2 दिन के अंदर ये रिपोर्ट पहुँच जाएगी और इसको कंसिडर करके हम आगे बढ़ेंगे. वी आर ऑलमोस्ट देयर. देयर इज़ अ ग्रेट प्रोग्रेस. We have very eminent people working on it. Thank you. Sir, another online question. As India prepares for its largest vaccination drive, what were the challenges and shortcomings that David COVID vaccine dry run found? I think it is already covered, sir, but if you still want to say. We have presented the dry run experience. Love, would you want to supplement this? सर ड्राई रन हमने सर 3-4 बार किया है. पहले हमने लिमिटेड स्टेट में, जैसे कि बताया गया है कि 4 स्टेट्स में किया जिसमें 5 साइट ली थी. उसके बाद में 250 प्लस लोकेशन में किया गया है जिसमें कि हर स्टेट को कवर किया गया है. तो ड्राई रन में जो हमारा मेजर फोकस था कि हम ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स, प्लानिंग से लेके इम्प्लीमेंटेशन, उसको पूरा चेक करें. उसमें जो हमारे बेसिकली फीडबैक आए हैं कि अगर हम वैक्सीनेटर्स को ले जाकर वहाँ पर उनसे काम कराते हैं तो क्या क्या हमारे को, जैसे इन्फेक्शन प्रिवेंशन के ऊपर हमारा ध्यान रखना है, उसको हमने उनको हाईलाइट किया और उसको हमने मॉनिटर किया. उसके साथ ही जब वो ड्राई रन में वैक्सीनेशन करते हैं तो क्या हमारा आईटी एप्लीकेशन उनको रिक्वायर्ड सपोर्ट प्रोवाइड कर पा रहा है कि इन टर्म्स ऑफ कि वो उसको डेटा को अपलोड कर पाएँ, डेटा को फॉलोअप कर पाएँ. तो वह सारे एस्पेक्ट उसमें चेक किए गए. माइनर इश्यूज जो UI/UX यानी कि जो यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस से रिलेटेड थे, वह कुछ इश्यूज जो है स्टेट ने, फील्ड ने हाईलाइट किया जिसको हमने सॉफ्टवेयर में इनकॉर्पोरेट किया है. और वर्क फ्लो के हिसाब से स्टेट्स ने और फील्ड ने काफ़ी सेटिस्फेक्शन जताया है. Number 11. Jain from Hindu Business Line.
I just want to know how many doses of vaccine you would be available by the time, the time frame you have set for yourself. That's by July you want to vaccinate 30 crore people. So how many vaccine doses will be available? In which time frame? Do you have any? Up to July. Okay, so we are hoping that by July, the ambition, I would say aspiration is that there will be enough vaccine supply available to cover the 30 crore prioritized people at least. And we'll work very hard to achieve this, and that is why having options across vaccines is also very critical. And so we are hopeful that this group will be covered, at least that much, and if there are more supplies, then obviously there will be other possibilities that get opened up. Thank you. 39. सर जो अन्य विकल्प हैं वैक्सीन कैंडिडेट्स के, चाहे वो कैडिला जाइडस हो या जो स्पुतनिक है, उसको लेके क्या अब अगला अप्रूवल फेज 3 के डेटा को देखने के बाद ही दिया जाएगा? और दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि जब ये सारे विकल्प उपलब्ध होंगे, व्यक्ति चयन कैसे करेगा कि कौन सा वैक्सीन उसके लिए मुनासिब है? जो फैसले DCGI लेंगे वो सेम रूल्स के साथ में और सेम विचार के साथ में लेंगे। यही उस कमेटी का SOP है। दूसरी बात जो आपने कही है कि जब मल्टीपल वैक्सीन अवेलेबल हो जाएंगे तो कैसे कहा जाएगा, ये जब फैसले उस पॉइंट पे हम पहुंच जाएंगे तो उसके हिसाब से उसको आगे प्रोग्राम में लाया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर एक वैक्सीन है जिसकी कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन है प्रेगनेंसी में क्लियर कट, तो वो अपने आप ही वहाँ से आउट हो जाता है। दूसरा है कि इस स्टेज पे प्लीज अंडरस्टैंड द होल एफर्ट इज अ पब्लिक हेल्थ एफर्ट। अभी वो इंडिविजुअल एफर्ट की बात तब आएगी जब बहुत कुछ साथ में अवेलेबल हो जाएगा। लेट्स बी वेरी क्लियर हियर, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दिस नेशन, दिस सोसाइटी wants to achieve the objective of reducing mortality due to the pandemic in the shortest period of time and protect the shield that is given and provided to all of us through the frontline workers and healthcare workers. Once we achieve this objective, other options will get opened up. Other groups may like to be vaccinated, again depending on the overall pandemic situation. So let's first achieve this public health objective through a government-led effort, and then other options will get opened. Last question, number 13. Please, just. I am aware of that. We have tried to accommodate as far as possible. So please, last question, number 13. Please. Sir, none of the 2 vaccines that have been approved so far have been tested in children. What are the plans of getting children back to school? Are we waiting for the adult to be vaccinated enough so that they can get back to school? I think that's a very important question, and I think the United Kingdom has burnt its fingers twice with opening up schools. The more important point here is to remember that the teachers should be the first to be vaccinated. The adults in their family needs to be vaccinated so that the spread is not there, number one. Number two is the point about the fact which is between 12 to 18 years, some children were vaccinated in the phase 2 trial of the Bharat Biotech, which I mentioned. 12 to 65 was the age limit which I had shown in this slide. Thank you very much, sir. Thank you, friends. Thank you very much.